बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। क्या कह रहा है? अ फर्म हैज स्टेशनरी स्टॉक अमाउंटिंग टू 400 एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Accountant of the firm has written it off to profit and loss account. Is he right in doing so? कह रहा है स्टेशनरी का स्टॉक बचा हुआ है जो कि 400 रुपए का है और साल का अंत आ चुका है। अकाउंटेंट ने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि उसको खर्चे में डाल दिया, उसको एक्सपेंस दिखा दिया और प्रॉफिट में से उतना और माइनस हो गया होगा और आपका प्रॉफिट उतने से कम हो गया होगा। इज ही राइट इन डूइंग सो? क्या वो सही कर रहा है? तो आप रिलेट करेंगे, अभी हमने जस्ट पीछे 2-3 क्वेश्चन पीछे एक सवाल देखा था जिसके अंदर बात हो रही थी बॉल पेन की। तो बॉल पेन का स्टेशनरी था, ऐसे यहां पे कह रहा है कि कोई और स्टेशनरी है। इनसे जनरल बात कर दी कि भैया स्टेशनरी है, तो कहने का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होगा कि इट इज ऑल्सो अ नेग्लिजिबल अमाउंट और दिस इज नॉट मटेरियल एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल ऐसी एक्टिविटी है कि इसको हम एसेट में लेके जाएं अगर बच गया तो, और अपने स्टॉक के साथ दिखाएं। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी जो है ये हम बेचने के लिए नहीं लाते, इसको हम कंज्यूम करने के लिए लाते हैं। तो कंज्यूम करने के लिए लाते हैं मतलब इसको बिजनेस में यूज करते हैं, तो ये एक प्रकार का फिक्स एसेट होना चाहिए। बट फिक्स एसेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप कहोगे 1 साल से ज्यादा चल गया तो लाइफ तो ज्यादा है, बट नहीं। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो अमाउंट है वो इतना मटेरियल नेचर का नहीं है कि इसको फिक्स एसेट में जाके हम रिकॉर्ड करें, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांट दिया जाता है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है आपको? ऐसा कहता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये भाई साहब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर, अगला सवाल। व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस? क्लोजिंग स्टॉक को इस तरीके से वैल्यू क्यों किया जाता है कि हम कहते हैं कि जो भी हमारा कॉस्ट होगा या फिर जो भी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी उसमें से विच एवर इज लेस का कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया जाता है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कौन सा? प्रूडेंस का। प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ये बताता है कि जो भी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी वो इस प्रिंसिपल से होगी। इस प्रिंसिपल से होगी तो उससे बेसिकली होता क्या है कि आप अपने फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉस को बुक्स में कंसीडर कर लेते हो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो तो। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होता है तो उसको आप कंसीडर नहीं करते हो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से। तो आपका प्रूडेंस या फिर जो कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म का, वो आपको ये बता के चलता है कि आपको सारे के सारे फ्यूचर के प्रॉफिट जो हैं वो इग्नोर करने हैं, बट अगर कोई भी फ्यूचर का एंटिसिपेटेड लॉस है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो जब आप इस एक्टिविटी में जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस को मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो अगर रियलाइजेबल वैल्यू कम है दैट मींस योर लॉस, तो वो आज की रेट में रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि आपको लोअर वाला रिकॉर्ड करना है। और अगर रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा होगी तो उसके इसमें वो प्रॉफिट है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, आपको प्रॉफिट बुक क्योंकि नहीं करना होता है। ऐसा आपको बताता है कौन? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ठीक है सर, चलिए ये बात भी समझ में आ गई। अगला सवाल आता है क्या? डू यू थिंक दैट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कन्वेंशन है आपका कौन सा कंजर्वेटिज्म का, उसके अंदर आप कोई सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं? बताएं जी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर आपकी बिल्कुल थिंकिंग जाएगी डीप लेवल वाली। तो डीप लेवल की थिंकिंग के लिए आपको यहां पे अच्छे से सोचना है, उसके बाद जवाब देना है। बताएं सर क्या होगा इसका आंसर? तो देखो, क्या ऐसा है कि नहीं, पहले तो ये बता दो। अगर सिंपली मैं पूछूं कि क्या कोई सीक्रेट रिजर्व बन रहा है क्या, तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि आपने यहां पे क्या किया। आपने यहां पे लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। अगर आपने लॉस को रिकॉर्ड कर लिया तो इससे दो चीजें हुई। दो चीजें क्या हुई कि एक तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। मतलब सपोज कीजिए कि आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। मैं इसी को इस एग्जांपल से कनेक्ट कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक वाले से कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है सपोज 2 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू जो है, जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, वो है 1,80,000 रुपए। ठीक है, ये 2 लाख कमाल 1,80,000 में बिकेगा। तो आपने कहा भाई साहब 20,000 का तो नुकसान हो गया। तो जैसे आपने ये कहा कि 20,000 का नुकसान हो गया, आपने 20,000 के नुकसान को अपने प्रॉफिट से क्या कर लिया? माइनस कर लिया। अब जब आप अपने प्रॉफिट से 20,000 का माइनस कर लिया तो आप दुनिया वालों को जो दिखाओगे वो क्या दिखाओगे कि मेरे को इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है? 80,000 रुपए का। क्या एक्चुअल में इस साल 80 का हुआ है? ये 20,000 का नुकसान होगा तो, लेकिन ये कब होगा? ये अगले साल होगा। बट इस साल जब आपने कहा कि नहीं नहीं इस साल ही माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका ये कन्वेंशन है जिसके थ्रू आप इसको एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड कर लेते हो। तो जब आपने रिकॉर्ड किया तो आप दुनिया वालों को दिखा रहे हो कि 80,000 का प्रॉफिट हुआ। आप सारा काम किससे करोगे? 80,000 को बेस मान के करोगे, बट एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए।
तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली छुपके से एक जगह पे क्या कर लिया, 20,000 रुपए दुबका के रख लिए। आपने 20,000 रुपए छुपा के रख लिए कि अगर भविष्य में कोई नुकसान होगा तो इस 20,000 रुपए को तब खर्च कर लेंगे। तो आपने कहीं ना कहीं एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो आपका नो डाउट कि जो कंजर्वेटिज्म है वो कहीं ना कहीं सीक्रेट रिजर्व बनाने में मदद करता है, ठीक है सर। प्रॉफिट हमारा कम हो गया, जो एक्चुअल प्रॉफिट था उससे हमने कम दर्शाया है। अब दूसरा इसका एंगल देख ले तो दूसरा एंगल क्या हो सकता है कि आपका जो एसेट था, जो क्लोजिंग स्टॉक था, वो एक्चुअल में कितने का था, 2 लाख रुपए का। आपने 2 लाख को हटा के वहां पे कितना लिखा, 1,80,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अंडर स्टेटमेंट लिखा है अपने एसेट को। जो आपका एसेट आपका 2 लाख का था उसको आपने 1,80,000 का लिखा, मतलब आपने उसको अंडर स्टेट कर दिया। अंडर स्टेट का मतलब उसको कम वैल्यू में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि उसकी आज की रेट में वैल्यू तो 2 लाख ही है। जब बेचेंगे तब की तब देखी जाएगी, बट आपका कन्वेंशन ऐसा कहता है, इस वजह से आपने उसको आज के रेट में बुक्स में लेके आए और इस जरिए आपने अपने एसेट्स को कम वैल्यू में दिखाया है। और जब आप अपने एसेट को कम वैल्यू में दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपका कहां चला जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा। तो इसको दोनों एंगल समझ सकते हैं आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंगल से समझे तो भी रिजर्व बनता है, बैलेंस शीट के एंगल से समझे तो भी ये रिजर्व आपका क्रिएट होता है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म का, ये आपको मदद करता है सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करने में, ठीक है सर। बात आपकी समझ में। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द वैल्यूज इन्वॉल्व इन द एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। आपको बताना है कि गोइंग कंसर्न के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो आपकी छुपी हुई है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है केवीएस 2014 में, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पे अच्छे अच्छे जवाब बताएंगे। बताइए जी, कौन कौन सी वैल्यूज है, मतलब मोटा मोटा आपको ये बताना है कि गोइंग कंसर्न से आप कितनी बातें सीखते हैं। आपको ये बताना है कि गोइंग कंसर्न वाले एजम्पशन से आप क्या क्या बातें कंक्लूड करते हैं, क्या क्या बातें आपके समझ में आती है। तो अगर गोइंग कंसर्न है तो हम देखते हैं कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर गोइंग कंसर्न ना हो तो हम ये ना देखें, हम सारा का सारा क्या मान लें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि भैया कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहां जाएंगे, हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे, वो एसेट्स क्रिएट होंगे। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो कहां जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। तो दिस इज द वन वैल्यू जो आप इससे समझते हैं। दूसरा कि आपका जो एसेट है वो आप जब खरीदते हो तभी, जो भी आपका एसेट है वो आप जब परचेज करते हो तभी उसकी एक्विजिशन कॉस्ट को मानते हुए उसको एसेट में रिकॉर्ड कर देते हो। मतलब जो भी उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है वो मानते हुए, एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ परचेज से लेके इंस्टॉलेशन तक का जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट है। तो उसको आप एसेट की वैल्यू में रिकॉर्ड कर देते हो और उसको फिर स्प्रेड करते हो। क्या करते हो, उसको आप स्प्रेड करते हो बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ, कि ये एसेट की जो लाइफ है वो 5 साल है, तो जितनी भी एसेट की एक्विजिशन होगी उसको आप 5 टुकड़ों में बांट दोगे और हर साल कहां लेके जाओगे, एक्सपेंस में लेके जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कि पहला कि इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं और उस हिसाब से रिकॉर्डिंग करते हैं, और दूसरा कि एसेट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आता है और उसको स्प्रेड किया जाता है उस कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के बेसिस पे, और उसको फिर आप अपने डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करते हो हर साल, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है सर, और बताइए और क्या है इस कॉन्सेप्ट से, और क्या समझ में आता है। अगर आप गोइंग कंसर्न डिपेक्ट करेंगे, गोइंग कंसर्न बताएंगे, तो आपकी जो इमेज है वो पब्लिक में अच्छी होगी या बुरी होगी, ये बताइए। अगर आपका जो बिजनेस कंसर्न है वो गोइंग कंसर्न है तो आप क्या कह सकते हैं कि जो आपकी इमेज मार्केट में होगी, जैसे कि हम टाटा को समझे तो हम क्या कहते हैं कि भाई साहब टाटा के पूर्वज भी इसको चलाते आ रहे थे, उसके बाद जो आज के सदी के लोग हैं वो भी चला रहे हैं, और जिस हिसाब से चलती है ऑर्गेनाइजेशन ये आगे भी चलती रहेगी, सेम एज फॉर रिलायंस। तो मतलब क्या है कि भैया उसके जो मालिक है वो आते जाते रहेंगे, बट ये रिलायंस बंद नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो अंबानी जी हैं, जो हमारे धीरूभाई अंबानी थे, या फिर जो अनिल अंबानी है, या जो मुकेश अंबानी है, ये चले जाएंगे तो इसके आने वाली जनरेशन जो है वो रिलायंस को बंद कर देगी। नहीं, ये इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न। तो जब ये ट्रस्ट होता है तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उनका इन्वेस्ट जो है वो बना रहता है, जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो बना रहता है। वो इस सोच में नहीं होते कि भाई साहब जिस दिन रतन टाटा जी को कुछ हो गया उस दिन हम अपना पैसा निकाल के घर बैठ जाएंगे। ना 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 ना, उनको पता है रतन टाटा अगर नहीं भी रहेंगे तो उसके बाद जो भी आने वाले लोग होंगे वो इसको चलाएंगे, क्योंकि ये
जो एंटिटी है ये गोइंग कंसर्न है, यहाँ के हम लोगों की बात नहीं करते हैं, जो यहाँ पे कंसर्न पर्सन है उनकी हम बात नहीं करते हैं। तो दिस इज द क्वालिटी कि अगर गोइंग कंसर्न है तो इन्वेस्टर सिक्योर रहते हैं। आपके बिजनेस के अंदर अगर कोई भी शेयर्स, डिवेंचर्स या किसी भी फॉर्म में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट रिटेन रहता है और आपकी एक पब्लिक इमेज जो है वो बिल्ड होती है इससे। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न से मोटी मोटी ये 3 वैल्यूज आप ड्राइव करते हैं, जो कि आपको यहां पे कोट करना है। आप यहां पे 1 से 2 भी कोट करेंगे, डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का सवाल है। 1 मार्क्स का 1 कोट करें, 2 मार्क्स का 2 कोट करें, 3 मार्क्स का 3 कोट कर दें, सब बढ़िया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट शोन इन द बुक्स एट मार्केट वैल्यू? क्यों हम फिक्स्ड एसेट्स को मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं करते हो? आप देखेंगे एक जैसे सवाल हैं जो कि अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा रहा है। अब आपको यहां पे बताना है कि क्यों ऐसा होता है। अब जब भी आपसे क्यों पूछा जाएगा, आप सहारा किसका लेंगे? किसी ना किसी कॉन्सेप्ट का। तो ऐसी बात, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको बता के चलते हैं। तो आपने एक कॉन्सेप्ट देखा है, कौन सा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर आपको कहते हैं क्या? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ये आपको कहता है कि भाई साहब जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी एक एसेट की कॉस्ट होगी वो एक्विजिशन कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगी, ना कि मार्केट वैल्यू पे। जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है वो, और हर साल उसमें से क्या डेप्रिसिएशन, क्या माइनस करेंगे आप? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो इसलिए हम इसको मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं करते। और दूसरा जो बेसिस है वो क्या है? गोइंग कंसर्न। ये भी मोटा मोटा आपको यही बात बताता है कि जो भी आपने खरीदा है उसको आपको एसेट के रूप में चार्ज करना है एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उसको स्प्रेड कर देना होता है बेस्ड ऑन सुटेबल बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के रूप में आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके जाते हैं, अपने एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं, बट मार्केट वैल्यू में शो करने की बात नहीं की गई है। तो दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट जिसके सहारे में आप इसका आंसर आराम से लिखेंगे। ठीक है सर, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई द एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स? कह रहा है क्यों हम एंटायर लाइफ को टाइम इंटरवल्स में बांट दिया करते हैं। तो बताइए जी, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा? यहां पे लगेगा आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि 12 महीने में आपको इसको बांट देना है ताकि आप प्रॉफिट लॉस असरटेन कर सकें और एक सुटेबल इंटरवल के बीच में आप जान सकें कि आपका बिजनेस जो है वो कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है, और उसके बेस पर अगर कोई करेक्टिव एक्शंस लेने हैं तो आप ले पाएंगे। ठीक है सर, अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 22, अगेन अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ धोनीज कंपनी, धोनी भाई साहब की कंपनी आ गई यहां पे, और धोनी भाई साहब की कंपनी के बारे में क्या कह रहा है? अ धोनीज कंपनी परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का इन्होंने सामान खरीदा है। ठीक है सर, उसके बाद एंड सोल्ड 80% ऑफ सच गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से 80% माल जो है उन्होंने उसी साल बेच दिया। द मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स वाज 90,000, जो रिमेनिंग गुड्स बच गए उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 90,000 रुपए। द कंपनी वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, इन्होंने कहा कि इन्होंने जो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया है वो कॉस्ट पे वैल्यू किया है। आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल यहां पे वायलेट हुआ। तो पहले तो बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आपका कौन सा प्रिंसिपल लगता है? तो आपका लगता है प्रूडेंस। अब प्रूडेंस क्या कहता है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कह रहा है क्या कि 5 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा था, 80% बेच दिया, तो कितना बच गया सर? 20%। 20% की वैल्यू क्या होगी? 1 लाख रुपए। 20% की वैल्यू क्या होगी? 1 लाख रुपए। अब आपका कह रहा है कि इस जो गुड्स से जो बचे हुए थे इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कितने की है? 90,000 रुपए की। तो आपको 1 लाख और 90,000 विच एवर इज लोअर, 90,000। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखना था वो कितना लिखना था? 90,000 रुपए। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने लिखा है उसको कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब 1 लाख रुपए इन्होंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? इन्होंने वायलेट किया है प्रूडेंस। प्रूडेंस आपको यह बताता है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी वैल्यूएशन करनी है आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और उस प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक है वो 90,000 की होनी चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ना कि 1 लाख रुपए की। तो वैल्यूएशन किसका है यहाँ पे? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। चलिए सर, अगला सवाल आता है, ऑन 25 मार्च 2023, 25 मार्च 2023 को एक आग लग गई। ठीक है सर, A fire broke out in the premise of Sachin Limited and destroyed a parts of its plant and machinery. कुछ plant and machinery थी उनकी destroy हो गई। On account of this, a sharp decline in production for the next 6 month is expected. उनको ऐसा लग रहा है कि जो मशीनरी खराब हुई है इसकी वजह से जो इनकी प्रोडक्शन होगी वो अगले 6 महीने तक काफी गिर जाएगी, बहुत गिरावट आ जाएगी अगले 6 महीने तक। The company did not disclose this fact in its annual report for the year ended 31st March 2023.
कह रहा है जो इनका साल खत्म हुआ उसके एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, ये जो जानकारी थी ये इन्होंने नहीं दी है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस ओमिशन, ये जो भूल चूक हुई है, जो छूट गया है, इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर की बात हो रही है, ठीक है सर डिस्क्लोजर की बात हो रही है। क्या यहाँ पे आप वैल्यू एंटिसिपेट कर सकते हो, क्या यहाँ पे आप प्रूडेंस लगा पाओगे? प्रूडेंस हम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे कौन सा आपका कन्वेंशन लगेगा? फुल डिस्क्लोजर का। कौन सा लगेगा? फुल डिस्क्लोजर का, जो कि फुल डिस्क्लोजर आपको ये कहता है कि कोई भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हो तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन दिस इज द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन व्हिच शुड बी शेयर्ड बाय द सचिन लिमिटेड इन इट्स एनुअल रिपोर्ट। जो भी उनका ईयर एंड का रिपोर्ट बन रहा है उसके अंदर उनको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया है, तो उन्होंने इस कन्वेंशन का वायलेशन यहां पे किया है। ठीक है सर, अगला सवाल। रॉकस्टार लिमिटेड परचेज्ड 50 स्क्वायर मीटर लैंड 500 स्क्वायर मीटर लैंड इन्होंने परचेज किया फॉर 1.5 CR, 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने खरीदा है, टू बिल्ड अ फैक्ट्री। एट द एंड ऑफ द ईयर द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज 1.35 CR। साल के अंत में इसकी वैल्यू जो है 1.35 करोड़ हो गई। रॉकस्टार लिमिटेड ट्रीटेड 15 लाख एज लॉस एंड रिकॉर्डेड द लैंड एट 1.35 CR। इज इट अ करेक्ट ट्रीटमेंट? कह रहा है कि ये खरीदा था 1.5 करोड़ का फैक्ट्री बनाने के लिए, साल के अंत में हो गया ये 1.35 करोड़ का, तो इनको यहां पे 15 लाख का नुकसान हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इस 15 लाख रुपए को लॉस में दिखा दिया। तो क्या इन्होंने सही किया? तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही किया है। आपका जवाब तो यही आएगा कि इन्होंने अगर लॉस दिखाया तो हम तो यहां पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो लोअर था तो 1.35 दिखाना था, इसका मतलब 15 लाख का जो लॉस था वो बिल्कुल सही था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। अगर आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आपका आंसर पूरा पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये है एसेट, और जो ये आप रूल यहां पे अभी लगा रहे थे, ये रूल किसके ऊपर लगता है? ये लगता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। तो इसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। एसेट को हमेशा हमेशा किस पे लिखा जाता है? कॉस्ट के ऊपर। ऐसा कौन बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहता है और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कहता है। तो इसलिए इन्होंने जो यहाँ पे हरकत करी है, क्या ये वो करेक्ट ट्रीटमेंट है? नहीं जी, इन्होंने करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं किया, इन्होंने वायलेशन किया है किसका? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का। उसके अकॉर्डिंग इसको 1.5 करोड़ का ही दिखाना था और कोई भी लॉस बुक्स में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं थी। तो दिस इज योर आंसर विच इज करेक्ट। चलिए सर, ये बात भी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? राजू लिमिटेड ने परचेज की सिक्योरिटीज 50 लाख रुपए की। ठीक है सर, 50 लाख की सिक्योरिटी खरीदी, अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द ईयर द मार्केट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी वाज 40 लाख। साल खत्म हुआ, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40 लाख रुपए हो गई। While preparing the financial statement, the company valued securities at cost that is 50 lakh. Is it a correct treatment? तो सेम सवाल है, 50 लाख का था 40 लाख हो गया, इन्होंने कहा जी हम तो 50 लाख का ही दिखाएंगे। तो क्या इन्होंने सही किया है? बिल्कुल सही किया है। क्यों? क्योंकि ये अगेन क्या है? एक एसेट है और एसेट के ऊपर कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगता है और वो कहता है कि उसको एक्विजिशन कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है। अगर इन्वेंट्री होता तो हम कंपेयर करते कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और फिर हम लोअर वाले को रिकॉर्ड करते और बाकी का हम नुकसान दिखा देते। बट दिस इज नॉट दी स्टॉक, दिस इज अ काइंड ऑफ एसेट जिसके ऊपर आपका गोइंग कंसर्न और कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट आपको उसको एक्विजिशन कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करके चलना होता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इनका जो मेथड है वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक डेप्रिसिएशन का मेथड है जिसके ऊपर ये 10% का डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हैं। It now wants to change the method from original cost to diminishing balance method। कह रहे हैं इस मेथड से चेंज होके इस पे आना चाहते हैं। आपको मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, ये एक x मेथड है, ये एक y मेथड है। कह रहे हैं x चलता था उसमें से अब चेंज करके ये y में आना चाहते हैं। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग 15%, जो पहले 10% था अब उसको ये 15% करना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं? कैन इट डू सो? क्या ये करना संभव है? क्या ये किया जा सकता है? क्या ये किसी चीज का वायलेशन है? हाँ जी, आपको ऐसा इन जनरल नहीं करना होता, बट क्या ये रोक है कि कोई कर नहीं सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर करेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो फॉलो नहीं की जा रही है, बट अगर मैनेजमेंट ऐसा चाहती है तो आपको यहाँ कंसिस्टेंसी डिफाइन करना है और फिर ये बात कहनी है कि मैनेजमेंट चाहती है तो ऐसा चेंज कर सकती है, बशर्ते कि वो इस बात को डिस्क्लोज करके चलेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो ये जो कहा जा रहा है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, तो आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर मोदी द ऑनर ऑफ अ बिजनेस। मिस्टर मोदी हैं, ऑनर हैं एक बिजनेस के,
receives an order receives an order for supply receives an order for supply of goods worth 2 lakh. He has also received 25,000 against this order. कह रहा है 2 लाख रुपए का इनको कोई ऑर्डर मिला है गुड सप्लाई करने का और 25,000 रुपए भी इनको मिल गए हैं इस ऑर्डर के तहत. मिस्टर मोदी वांट टू रिकॉर्ड इट एज अ सेल. इज मिस्टर मोदी करेक्ट इन डूइंग सो? अगर ये इसको सेल्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं तो क्या ये सही होगा? ये जो इनको पैसा मिला है क्या ये सेल है? बताइए जी. आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? आपने पढ़ा था रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट ने आपको बताया था कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना होता है. तो आप बताइए क्या आपने कॉन्सेप्ट में यह पढ़ा था कि इस टाइप की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए? और साथ ही में कोई और कॉन्सेप्ट भी यहां लगेगा क्या? हाँ जी लगेगा. कौन सा? मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उस टाइप का उस पीरियड का रेवेन्यू होना चाहिए जिस पीरियड का एक्सपेंस है, जिस पीरियड का एक्सपेंस है उस पीरियड का रेवेन्यू होना चाहिए. मतलब दोनों के दोनों मैच करने चाहिए. अब ये 25,000 रुपए अगर आप रेवेन्यू बोल दोगे तो क्या 25,000 के लिए कोई आपने खर्चे किए हैं क्या? क्या आपने इस 25,000 रुपए के लिए कोई पैसा खर्चा है क्या? बिल्कुल नहीं खर्चा सर. जब पैसा खर्चा ही नहीं तो ये रेवेन्यू बोलोगे तो इसमें से माइनस क्या करोगे? कुछ भी नहीं. तो आप बोलोगे 25,000 का प्रॉफिट हो गया. क्या प्रॉफिट हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर. तो इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जब खर्च करोगे ना तब इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना, जब खर्च करोगे तब रिकॉर्ड करना. फिलहाल तो ये आपको एक प्रकार का क्या मिला है? एडवांस मिला है. इस एडवांस को आप रेवेन्यू नहीं बोलोगे, आप इस एडवांस को अलग से रिकॉर्ड करोगे अंडर द हेड लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कल को ये सप्लाई आप नहीं कर पाए या आपसे ये जो ऑर्डर दिया गया है कैंसिल कर दिया जाता है तो आपको उल्टा ये 25,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे. लौटाने पड़ेंगे इसका मतलब क्या है कि आपका इस 25,000 रुपए अभी तक राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता था कि जब तक राइट एस्टेब्लिश ना हो तब तक आप उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे. तो इस 25,000 रुपए भी राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है. राइट कब एस्टेब्लिश हो जाएगा? जब आप इसके अगेंस्ट जो भी माल सप्लाई करना है वो सप्लाई कर देंगे, तब आप बोलेंगे कि भैया माल सप्लाई कर दिया मतलब आपने खर्चा कर दिया. खर्चा कर दिया तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपने खर्चा किया उसके अगेंस्ट जो भी आपका रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे तब जाके आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट भी फुलफिल हो जाएगा और रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो राइट एस्टेब्लिश करने वाली बात है वो भी फुलफिल हो जाएगी. तो इन्होंने जो ये किया है वो गलत किया है, ऐसा करना अलाउड नहीं है. इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको यहां पे इस एग्जांपल के साथ रिलेट करते हुए यहां पे कोट कर देना है, आपका काम हो जाएगा. चलिए जी अगला सवाल आता है. लैंड एंड बिल्डिंग was shown at 10 lakh in the balance sheet of the business owned by Mr. युवराज सिंह. युवराज सिंह ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग लिखी हुई थी. However, as per certificate of government approved valuer, the realizable value of the land and building is 7200 lakh. यहां पे लग रहा है मुझे कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है. 10 लाख रुपए का था तो 10 लाख रुपए का था तो अब कितने का होना चाहिए सर? चलो कोई भी आर्बिट्री एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आर्बिट्री नंबर पकड़ लेते हैं, इसको हम जीरो ला देते हैं, बोलते हैं 72 लाख. ठीक है ना, कुछ भी अपने को तो समझने से मतलब है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो इसको आप कह दो 72 लाख. ठीक है, 10 लाख का था 72 लाख रुपए का हो गया. मिस्टर युवराज वांट टू शो द लैंड एंड बिल्डिंग एट दिस वैल्यू इन दी बुक्स. कह रहे हैं कि 10 लाख का था 72 का हो गया तो बुक्स में हम 72 लाख दिखाना चाहते हैं. बताइए क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? तो आपके लिए फिर अगेन एसेट का रूल लगेगा. एसेट के लिए जब रूल लगने की बात आती है तो दो कॉन्सेप्ट जागते हैं. एक जागता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा जागता है आपका गोइंग कंसर्न. दोनों के दोनों ये कहते हैं कि आपको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है, चाहे वो 10 का 72 लाख हो जाए चाहे 7200 लाख हो जाए. अगर ये 7200 लाख भी हो जाएगा तब भी आप इसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे? कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे. तो इसलिए ये ऐसा नहीं कर सकते, इसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है सर, तो इन दोनों आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट का रेफरेंस देते हुए इस आंसर को कोट कर देना है. द आंसर इज नो. अगला आता है श्याम मुरली परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख. 20 लाख रुपए की इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज की है. आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग अमाउंटेड टू 3 लाख. ठीक है सर. However, due to boom in the property market, the current market value of the building is 28 लाख. बूम हुई इस चक्कर में ये क्या हो गया? 28 लाख का हो गया. State the value at which building should be recorded in the books of accounts. Also gives reason for the same. आपको उसका रीजन भी देना है. चंडीगढ़ में पूछा गया 2018 में. ठीक है सर. तो कह रहा है क्या कि 20 लाख रुपए का आपका था ये बिल्डिंग और 5 साल के बाद इस पे 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया. मतलब 3 लाख रुपए आप इसमें से माइनस कर दो
तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17 लाख। मतलब आज के रेट में जो आपके बुक्स के ऊपर ये रिकॉर्ड है वो 17 लाख का है। अब कह रहा है मार्केट में कुछ बूम हुआ और इसकी मार्केट वैल्यू जो हो गई 17 लाख वाले की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 28 लाख। डेप्रिसिएशन तो माइनस करना अलाउड है, लेकिन 17 लाख की वैल्यू कितनी होगी 28 लाख रुपए हो गई। आपको बताना है, अब ये कह रहे हैं, अब कह रहा है कि यहां पे पूछ रहा है कि इसको किस वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो आपको बताना है कि 28 लाख या 17 लाख कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, विच एवर इज लोअर लगाओगे यहां पे? नहीं सर, एसेट्स में विच एवर इज लोअर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एसेट्स में क्या लगता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और वो ये बताता है कि जो भी आपकी बुक्स की एक्विजिशन कॉस्ट होती है लेस डेप्रिसिएशन, आपको उसमें ही रिकॉर्ड करना होता है। तो आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे 17 लाख पे रिकॉर्ड करोगे। रीजन देने के लिए कह रहा है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को आप यहां पे एक्सप्लेन कर दोगे, आपका रीजन कंप्लीट हो जाएगा। चंडीगढ़ 2018 के एग्जाम में आप पास हो जाओगे। अगला सवाल, मटेरियलिटी कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्या बात है, ये वही चीज है जिसकी हम बात शुरू से करते आ रहे हैं कि मटेरियलिटी जो है वो एक एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको यहां पे रीजन देना है। तो हम इसकी बात तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम इससे एग्री बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं सर? क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है आपको सारी बातें बतानी है, मटेरियलिटी कहता है भाई साहब जितनी रेलेवेंट है इतनी बता दो। तो अब अगर फुल डिस्क्लोजर करेंगे तो रेलेवेंट तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, लेकिन मटेरियलिटी का वो पालन नहीं होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मटेरियलिटी का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने डिफाइन कर लिया कि मटेरियलिटी क्या है, डिफाइन का मतलब लेट से आपने कह दिया कि 1000 रुपए से की ऊपर के लॉसेस को मैं कोट करूंगा, इससे नीचे के कोट नहीं करूंगा। लॉस अगर मुझे 1000 रुपए तक का होता है तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन 1000 से ऊपर का होता है तो मैं सबको बता के चलूंगा। तो ये मटेरियलिटी आपने एक डिसाइड कर ली, तो दिस इज मटेरियल नाउ। अब आप इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो आप फुल डिस्क्लोजर को यहां पे पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि भैया सारे लॉस बताने चाहिए। लॉस हुआ है, एबनॉर्मल नेचर का है, सपोज आग लगने का लॉस था, तो आप तो बताओ ना भैया आग लग गई, आपका कितना सिस्टम बेकार है कि आग लग जाती है। तो इसलिए यहां पे फुल डिस्क्लोजर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमने एक मटेरियलिटी का कन्वेंशन सेट कर लिया है और उसके हिसाब से हम डिस्क्लोज करके चलते हैं। मतलब कि हम सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट या जिसे हम कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन को ही डिस्क्लोज करके चलते हैं। तो आपको मटेरियलिटी डिस्क्लोज यहां पे एक्सप्लेन करना है, फुल डिस्क्लोजर एक्सप्लेन करना है, और दोनों को रिलेट करते हुए कह देना है कि हाँ जी हम एग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियलिटी जो है वो अपने आप एक पार्ट है फुल डिस्क्लोजर का, और अगर हम मटेरियलिटी को फॉलो करेंगे तो फुल डिस्क्लोजर फॉलो नहीं हो सकता, और फुल डिस्क्लोजर फॉलो करेंगे तो मटेरियलिटी अपने आप फॉलो हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई मटेरियलिटी फॉलो करता है तो ऑब्वियसली वो फुल डिस्क्लोजर का फॉलो नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मटेरियलिटी फॉलो करता है और मटेरियलिटी यही बात कहता है कि फुल डिस्क्लोज नहीं करने का, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताने का। तो इसलिए वो एक एक्सेप्शन का पार्ट बन जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स इन अकाउंटिंग, डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन अकाउंटिंग, नेम द कॉन्सेप्ट एजम्पशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से कौन सा आपका एजम्पशन या कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन जो है वो रिलेट करता है। पहला सवाल, द कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस एंड नॉट शोन एज एन एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो स्टेशनरी है उसको हम एसेट नहीं मानते हैं, उसको हम खर्चे में सीधा सीधा लेके चले जाते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है मटेरियलिटी, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इममटेरियल नेचर का है, इसको हम एसेट नहीं बना सकते, इसलिए इसको हम एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं। ऐसे हमने पीछे कई सवालों में और देखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज नॉट क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हम क्रिएट नहीं करते हैं, ऐसा कौन कहता है? तो देखिए जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करेंगे। मतलब क्या है कि कोई डेटर से अगर पैसा नहीं मिलेगा या हम डेटर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो ये एक प्रकार का लॉस है। डेटर को अगर हम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो ये एक प्रकार का लॉस है। अगर क्रेडिटर डिस्काउंट देगा तो क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देगा तो वो एक प्रकार का प्रॉफिट है। समझ रहे हैं आप इसको? अगर डेटर हमें कोई डिस्काउंट हमें डेटर को देना है तो डेटर वो था जिससे हमें पैसे लेने थे, हम कह रहे हैं भाई साहब 2 लाख लेने थे, हम कहते हैं जी उसको डिस्काउंट दे देते हैं कितने का, लेट से 5000 रुपए का, तो ये 5000 रुपए का आपका लॉस है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, अंदेशा है, आप इसका प्रोविजन भी बनाना चाहते हो तो भी एक प्रकार का लॉस है। वही क्रेडिटर था 5 लाख रुपए का और क्रेडिटर ही सोच रहा है कि मैं 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे देती हूँ, तो अगर कोई क्रेडिटर डिस्काउंट देने की बात कर रहा है तो आपके लिए वो प्रॉफिट है। मतलब कि आपको किसी को 5 लाख रुपए देने थे, वो कहता है चल भाई तू 490 दे दे, तो 490 जब देने की बात करेगा तो ये क्या हो गया, 10,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, विच इज अ प्रॉफिट।
अब ये एक्चुअल नहीं है, अगर एक्चुअल हो गया तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको रिकॉर्ड करना है। कह रहा है इसका प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब आपको अंदेशा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका क्रेडिटर आपको डिस्काउंट दे सकता है, तो क्या उसको क्रिएट करेंगे। तो अगर क्रेडिटर डिस्काउंट देगा तो वो प्रॉफिट है, और आपका जो प्रूडेंस है वो आपको ये कहता है कि एंटिसिपेट आपको प्रॉफिट नहीं करना। बट अगर डेटर देता है तो आप लॉस होता है, और वो कहता है कि लॉस को आपको एंटिसिपेट करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इस वजह से हम डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को कभी भी क्रिएट नहीं करते, बट डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा कौन कहता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, जो आपका प्रूडेंस का कन्वेंशन है, कंजर्वेशन है, वो आपको यहां पे कह के चलता है। अगला क्या है, द ऑनर ऑफ द बिजनेस शोज हिज कैपिटल एज अ लाइबिलिटी। ऑनर जो है वो अपने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल का पैसा है उसको लाइबिलिटी में दिखाता है, नॉट शोन एज एन एसेट, उसको वो एसेट नहीं कहता। क्यों, क्योंकि हम उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मान के चलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भैया बिजनेस अलग है, इसका जो ऑनर है ये अलग है। अब इसको पैसा देगा तो वो पैसा इसके लिए तो एसेट था, जो इसके पास कैश था वो इसके लिए एसेट था, लेकिन जब वो बिजनेस में जाता है तो बिजनेस में उसका डुअल इंपैक्ट क्रिएट होता है, वो एसेट भी बनता है, लेकिन बिजनेस के लिए जो वो पैसा है वो एक प्रकार का लाइबिलिटी है, जिसको हम कैपिटल के नाम से दर्शाते हैं, क्योंकि उस बिजनेस को ये पैसा उसको लौटाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो ऐसा कौन कहता है, आपको ऐसा कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। ये आपका रिसेंट का सवाल था, एग्जाम में आया हुआ, एंड आई होप ये चैप्टर आपका बहुत हद तक मजबूत बन चुका होगा इतनी बातें समझने के बाद। चलिए जी, तो लेंगे ब्रेक और फिर बात करेंगे अन्य और प्रकार के क्वेश्चंस की।